Good afternoon, everyone. Welcome to another video for chemical thermodynamics. Today we are going to study the Joule-Thomson effect and other processes such as enthalpy, entropy, and other things. Mostly we will study about entropy in this chapter, in this particular lecture, and we will try to solve few sums based on the enthalpy. Now, before going to enthalpy, we have learned the basics of enthalpy. What is the enthalpy basically? What do you mean by term enthalpy? Enthalpy is denoted by H, and enthalpy is nothing but total energy. एंथैल्पी क्या है भाई? टोटल एनर्जी है. इतना हम लोग को एंथैल्पी के बारे में मालूम होना चाहिए. अच्छा, एंथैल्पी का हम लोग ने डिराइव किया था डेल H इक्वल्स टू U प्लस PV, प्रेशर वॉल्यूम वर्क. नाउ अच्छा, अभी अगर हम लोग पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने एडियाबैटिक एक्सपांशन पढ़ा था, और फिर हम लोग ने डिराइव किया था जितने भी स्पेसिफिक हीट वगैरह डिराइव किए थे. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हम लोग ने डिराइव किया था. तो CV क्या था भाई? du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम. CP क्या था भाई? dH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर. हम लोग ने रिलेशनशिप भी देखा था. CP माइनस CV इक्वल्स टू R, हम लोग ने ये भी देखा था. CP/CV इक्वल्स टू गैमा देखा था. इसको हम लोग ने क्या बोला था? पॉइजन्स रेशियो. ये हम लोग ने डिराइव किया था. इतना हम लोग को मालूम होना चाहिए इस अभी तक के. ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जूल-थॉम्सन इफेक्ट से. क्या स्टार्ट करते हैं आज हम लोग? जूल-थॉम्सन इफेक्ट से. तो बेसिकली जूल-थॉम्सन इफेक्ट है क्या? सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जूल-थॉम्सन इफेक्ट है क्या. तो बेसिकली जूल-थॉम्सन इफेक्ट क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं. इसका स्टेटमेंट देखते हैं. बेसिकली जूल-थॉम्सन इफेक्ट क्या बोलता है? व्हेन या फिर जूल-थॉम्सन इफेक्ट का हम लोग सिंपल सा अगर स्टेटमेंट बोले जूल-थॉम्सन इफेक्ट की, तो क्या बोलता है? फिनोमिनन ऑफ लोअरिंग of temperature when gases are expand adiabatically. When gases are expand adiabatically, मतलब अगर टेम्परेचर हम लोग लोअर करना है और गैसेस को एडियाबेटिकली एक्सपांड कर रहे हैं फ्रॉम high pressure to low pressure is known as Joule-Thomson effect. मतलब गैसेस को हम लोग कैसे एक्सपांड कर रहे हैं? एडियाबेटिकली एक्सपांड कर रहे हैं हम लोग. कौन से? हाई प्रेशर रेंज से लो प्रेशर रेंज तक. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूं तो ऐसा कुछ रहेगा. कंसीडर ये मेरा पिस्टन है, ये पूरा मेरा बीकर है, और बीच में ऐसा हम लोग ने एक बाउंड्री डाला है जिसमें से गैसेस पास हो सकती है, या फिर पोरस हम लोग बोल सकते हैं, पोरस पार्टीशन जिसको बोल सकते हैं. तो मान लो इनिशियली क्या था भाई? इनिशियली हम लोग ने ये पिस्टन डाला था, और यहाँ पे भी हम लोग ने पिस्टन डाला था, और ये हमारा प्रेशर रेंज P1 है और ये प्रेशर रेंज P2 है. अभी हम लोग ने क्या किया? यहाँ से हम लोग ने गैस को एक कंप्रेस किया. तो मान लो गैस को कंप्रेस किया तो यहाँ पे आ गया. गैस को कंप्रेस किया तो ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आ गया ना. और जैसे ही गैस अगर हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं तो गैसेस यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएगा,
तो जाहिर सी बात है ये वाला पिस्टन बढ़ेगा। जब ये वाला पिस्टन बढ़ेगा मतलब क्या है, गैसेस यहाँ पे एक्सपांड हो गया ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक गया गैसेस। ठीक है। नाउ अगर मैं बोलूँ कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है ना, मतलब ये कंप्रेशन वर्क डन हो रहा है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन दिस टू वर्क डन, take place, that is W1 and W2। अगर मैं W1 की बात करूं, W1 का मतलब ये क्या है, ये प्रेशर और वॉल्यूम घट रहा है ना यहाँ पे, और सिंस द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देयरफॉर वर्क डन इज पॉजिटिव, देयरफॉर P1 V1। नाउ इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। नो, अगर ये सिस्टम एक्सपांशन का हो रहा है तो मतलब वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम के द्वारा वर्क डन हो रहा है, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, देयरफॉर दिस वर्क डन भी माइनस P2 V2, क्योंकि वर्क डन निगेटिव हो रहा है ना यहाँ पे। नाउ अभी हम लोग को क्या मालूम है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है भाई, U इक्वल्स टू Q प्लस W। नाउ अभी हम लोग को मालूम है कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, जितने भी एडियाबेटिक हो रहा है तो Q 0 हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, U1 इक्वल्स टू P1 V1, U1 क्या हो जाएगा, P1 V1, U2 क्या हो जाएगा, P2 V2, और वो भी माइनस में होएगा ना ये, तो ये माइनस P2 V2 हो गया। तो अगर मैं बोलूँ, इतना समझ गया, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अभी इन दोनों को आपस में हम लोग क्या कर देते हैं, सब हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे, इस इक्वेशन को आपस में हम लोग माइनस कर देते हैं, जैसे कि U2 माइनस U1 इक्वल्स टू माइनस P2 V2। ठीक है, इतना समझ गया। तो हम लोग ने क्या किया, सिंपली इन दोनों को माइनस कर दिया, या फिर हम लोग अगर सिंपली हम लोग करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, बताओ भाई। अगर मेरे पास U1 और U2 चाहिए तो क्या कर सकता हूँ मैं, दोनों को ऐड कर लो, पहले ऐड कर लेते, बाद में हम लोग देखेंगे इसका। U1 या U1 और U2 कैसा हो जाएगा भाई, बोलो। U1 U2 क्या हो जाएगा, P1 P2 हो जाएगी, इतना समझ गया। अच्छा, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अब माइनस ही सबसे अच्छा रहेगा, सॉरी फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको। हम लोग U2 माइनस U1 करते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इतना समझ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेके चलेंगे, U2 प्लस P2 V2 इक्वल्स टू P1 V1, P1 V1 क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अच्छा, U प्लस PV क्या होता है भाई, एंथैल्पी हम लोग ने देखा था ना, H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये H1 हो जाएगा और ये H2 हो जाएगा, मतलब H2 माइनस H1 हमेशा क्या हो जाएगा, 0, मतलब डेल्टा एस क्या हो जाएगा, हमेशा 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, जूल थॉमसन इज, इतना याद रखना,
इतना समझ गया अभी। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है? जूल थॉमसन इफेक्ट वो इफेक्ट है जहाँ पे हम लोग टेम्परेचर, अगर मैं गैस को एडियाबेटिकली एक्सपांड कर रहा हूँ फ्रॉम प्रेशर P1 टू P2, दैट कूलिंग टेक प्लेस, इसमें से कूलिंग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग को क्या मिल रहा है, H1 और H2 मिला के क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। तो देयरफॉर मैं यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ इफेक्ट इज आइसो एंथैल्पिक ना। आइसो एंथैल्पिक मतलब इक्वल्स टू H2 माइनस H1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट इज आइसो एंथैल्पिक। इतना याद रखना है, एमसीक्यू के लिए अब हम लोग को बोला जा सकता है। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है भाई, आइसो एंथैल्पिक है। ठीक है, इतना समझ गया जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में। अच्छा, अभी हम लोग जूल थॉमसन का कोएफिशिएंट एक पढ़ने वाले हैं, वो भी हम लोग को उसका डिराइव करने की कोशिश करेंगे। और जूल थॉमसन का कोएफिशिएंट जो है वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फॉलोइंग इज जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो पहले हम लोग इतना देख लिए, इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लो, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं। नाउ तो जूल थॉमसन इफेक्ट हम लोग को समझ गया। जूल थॉमसन इफेक्ट इज जूल थॉमसन इफेक्ट इज आइसो एंथैल्पिक। आइसो एंथैल्पिक है यहाँ पे। ठीक है, एंथैल्पी यहाँ पे सेम रह रहा है। नाउ अगर मैं बात करूँ एच किसका फंक्शन है भाई, टेम्परेचर एंड प्रेशर का। एच इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू करूँ, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगा मैं, डी एच इक्वल्स टू डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे भी फिर डी टी लिखना पड़ेगा, प्लस डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ पे भी हम लोग को डी पी लिखना पड़ेगा। तो ये हम लोग को एक रूल हम लोग को इतना मालूम होना चाहिए। तो अगर ये हम लोग डी टी से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे डी टी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये चेन रूल फॉलो होएगा। ठीक है, नाउ तो हम लोग को चेन रूल और डिफ्रेंशिएशन का मालूम है, इसका इशू नहीं है। नाउ अगर हम लोग को मालूम है सिंस वी नो दैट, भले से मालूम नहीं है लेकिन हम लोग को मालूम करना ही पड़ेगा। सिंस वी नो दैट जूल थॉमसन इफेक्ट इज आइसो एंथैल्पिक, and dH अपॉन dP, बताओ भाई dH अपॉन dP या फिर and dH अपॉन dt, dP नहीं, एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू Cp। इतना तो हम लोग को अभी हम लोग ने पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था ये, तो ये हम लोग को मालूम है। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को इसमें पुट कर दो। तो हम लोग को मालूम है कि डी एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देयरफॉर 0 इक्वल्स टू, अच्छा ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा सी पी, और डी टी ऐसे ही रहने दो, प्लस ए क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी। समझ गया। नाउ अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सी पी को इधर लेके चले और बाकी सबको इधर ही रहने दो। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, सी पी डी टी माइनस सी पी डी टी इक्वल्स टू डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी। नाउ अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो डी पी दिख रहा है इसके साइड लेके चले आओ।
तो जाहिर सी बात है, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस सी पी डी टी अपॉन डी पी इक्वल्स टू डी एच अपॉन डी पी। माइनस इधर है, इसको अपॉन में लेके चले जाओ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन डी पी। अभी जो जूल थॉमसन इफेक्ट हो रहा है आइसो एंथैल्पिक हो रहा है ना, तो सेम हम लोग एंथैल्पी लिख दिए, तो डी एच माइनस लिख दिए, ये माइनस उधर गया, तो डी एच अपॉन डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय सी पी। इस जो टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो टर्म दिख रहा है हम लोग को क्या बोलते हैं, इसको जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। एंड जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, जूल थॉमसन इक्वल्स टू माइनस डी एच अपॉन डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन सी पी। ये हो गया हमारा जूल थॉमसन का वैल्यू, ये हमारा जूल थॉमसन का वैल्यू हो जाएगा। तो ये जूल थॉमसन कोएफिशिएंट हो गया। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज आइसो एंथैल्पी हम लोग को मालूम है, आइसो एंथैल्पी। तो इतना समझ गया, इतना अच्छे से समझ गया ना। तो अभी हम लोग ने क्या किया, सिंस h इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, h अगर टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग ने इसको चेन रूल अप्लाई कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे को क्या मिला भाई, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिला मेरे को, एक यहाँ पे हम लोग पहुँचा, और हम लोग को मालूम है कि जूल थॉमसन इफेक्ट इज आइसो एंथैल्पी, तो देयरफॉर एंथैल्पी इज सेम हियर। अगर एंथैल्पी सेम है तो डी एच इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो हम लोग ने क्या किया, अच्छा डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट सी पी नो, तो हम लोग ने सी पी यहाँ पे लिख दिया, और फिर बाकी सब हम लोग ने सॉल्व करते रहे हम लोग। तो हम लोग क्या मिला भाई, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है भाई, चेंज इन एंथैल्पी, डिफरेंशिएट ऑफ एंथैल्पी विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का वैल्यू अब अच्छे से याद रखने का, डी एच अपॉन डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन सी पी। समझ गया इतना, आगे बढ़े। तो ये बस स्टेटमेंट याद रखने का अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी। तो आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले भाई, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले यहाँ पे, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंथैल्पी के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैंने एंथैल्पी एंथैल्पी बहुत बार बता दिया। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी इज नथिंग बट टोटल एनर्जी, नो, एंड इट इज H इक्वल्स टू U प्लस PV। तो अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, मान लो कंसीडर करो मेरे पास दो एंथैल्पी और प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, H1 इक्वल्स टू U1 प्लस P1 V1 और U2 प्लस P2 V2 मैं लिख सकता हूँ। अभी कंसीडर करो H2 माइनस H1, तो क्या करोगे, U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 माइनस P1 V1। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, U2 और U1 को एक साथ लेते आता हूँ, तो U2 माइनस U1 होगा ना, तो डेल्टा U हो जाएगा और ये डेल्टा H हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा अभी हम लोग को मालूम है P2 V2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। नाउ अभी हम लोग को क्या मालूम है, सिंस वी नो दैट PV इक्वल्स टू nRT, हियर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देयरफॉर वेरिएबल इज, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 इक्वल्स टू N1 RT
एंड P2V2 इज N2RT। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1 RT हो जाएगा ना ये। तो N2 माइनस N1 क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। हम लोग एंथैल्पी के बारे में इतना हम लोग ने डिराइव कर लिया। और एंथैल्पी का हम लोग ने जो स्पेसिफिक हीट में हम लोग ने देखा था, और मोलार हीट कैपेसिटी का भी हम लोग ने देखा था एंथैल्पी के टर्म में। अच्छा, इतना समझ गया अच्छे से। वेयर डेल्टा एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो एंथैल्पी का हम लोग को ये डेरिवेशन हम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये क्या कहाँ पे पूछा जा सकता है, बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। डायरेक्ट डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच डेल्टा यू एंड डेल्टा एन। ठीक है, नाउ तो इतना समझ गया एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी। ये रिलेशन हम लोग ने बहुत बार देख लिया है। तो इसका अभी हम लोग ने डायरेक्ट रिलेशन लिख दिया है, पूरा हम लोग ने कर दिया। नाउ अगर मैं बोलूँ इसको आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा भाई, एंथैल्पी इन आइसोबैरिक प्रोसेस विल बी लाइक दिस, नो, H इक्वल्स टू U प्लस PV। नाउ अभी हम लोग को मालूम है आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, देयरफॉर H1 क्या हो जाएगा, U1 प्लस PV1, और H2 क्या हो जाएगा, U2 प्लस PV2। मैं क्या कर सकता हूँ, H2 माइनस H1 इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1। तो ये डेल्टा H हो जाएगा डेल्टा U प्लस P कॉमन डेल्टा V। ये भी एक रिलेशन है, H इक्वल्स टू U प्लस P डेल्टा V। समझ गया इतना, ये हम लोग एंथैल्पी का हो गया। नाउ यहाँ पे डेल्टा H क्या है, डेल्टा H होता है हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन, हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन वेयर डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे समेशन भी कर लेना क्योंकि सबको ऐड करना है। समेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट। समझ गया एंथैल्पी का अच्छे से, कुछ डाउट इसमें? अच्छा, जैसे कि मैंने बोला था कि अभी हम लोग बहुत सारे टाइप के एंथैल्पी पढ़ने वाले हैं। तो एंथैल्पी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम लोग देखने वाले हैं उसको हर एक को डिटेल में। इतना रफ कर दे रहा हूँ मैं। नाउ हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज। नाउ अभी कौन कौन से एंथैल्पीज होते हैं याद रखना, इसमें से जितना भी है ना वो सब एक ही डेफिनेशन आपको एक ही जैसे ही लगेगा। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है भाई, जलने का एंथैल्पी मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बर्न 1 mole of any material in presence of
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कोई भी जलने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन जरूरी है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या है भाई, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बर्न 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच ऑफ कंबशन। दूसरा जो हम लोग एंथैल्पी पढ़ने वाले हैं वो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज या फिर अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज required to dissolve 1 mole of solute in definite amount of water। मतलब कितनी एनर्जी चाहिए जो हम लोग एक मोल कोई भी सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व करें डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। नाउ एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी चीज को आयंस फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर आयंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, एंथैल्पी चेंज accompanied by ionization of 1 mole of any material। एक मटेरियल को हम लोग आयोनाइज करने के लिए कितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। नाउ इतना समझ गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ एनी मटेरियल इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब एक मोल ऑफ कोई भी मटेरियल जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, उसमें कितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है उसी को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है भाई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन और the enthalpy change accompanied by the ionization of 1 mole of any material। ठीक है, नाउ कंबशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, आयनाइजेशन हो गया। अभी हम लोग देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है, एंथैल्पी चेंज occurs when 1 mole of reactant get converted into 1 मोल ऑफ कोई भी प्रोडक्ट किसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ ये सब आपको अच्छे से समझ गया रहेगा। अभी हम लोग क्या देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैम्फर की बात करूं, कपूर की बात करूं, तो कपूर कभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, एंथैल्पी चेंज
occurs when 1 mole of any solid get converted directly into vapors। कोई भी चीज़ डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वेपर्स में। अगर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। हाइड्रेशन नहीं, सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। नाउ अभी एंथैल्पी ऑफ लास्ट एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है भाई? एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज occurs when 1 mole of solid get converted into liquid। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबका डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। अगर सबका डेफिनेशन सेम लग रहा है तो हम लोग इजीली इसको बाय ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आज हम लोग क्या देखेंगे? इसके ऊपर एक डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी हो गया। इसके ऊपर हम लोग 2-3 सम्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो इतना अच्छे से देख लो पहले। तो इतना समझ गया? चलो अभी सम्स देखते हैं। तो अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया? जैसे मैंने बोला था अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया? द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस CuSO4 इज -15.9 किलो कैलोरीज। इतना हम लोग को दिया है। नाउ ये अनहाइड्रस CuSO4 है ना, एंड दैट ऑफ CuSO4 इंटू 5:2 ये हाइड्रेटेड है। इसका कितना दिया? 2.8 किलो कैलोरीज। कैलकुलेट द हीट कंटेंट। हाँ, कैलकुलेट द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ रिएक्शन। नाउ अभी हम लोग को मालूम है इसका अगर रिएक्शन कैसे हुआ रहेगा। एक्सेस में रहेगा ये। कितना हम लोग को मालूम ही है ना। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये प्रोडक्ट पार्ट है ना, और ये क्या है? ये रिएक्टेंट पार्ट है। हम लोग को हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन दिया है, तो अभी हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट, अभी हम लोग ने देखा, माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा H कैलकुलेट करना, डेल्टा H कैलकुलेट करना हम लोग को। प्रोडक्ट का कितना दिया है? CuSO4 इंटू 5:2 2.8 किलो कैलोरीज, माइनस रिएक्टेंट का कितना दिया है? माइनस 15.9 किलो कैलोरीज। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2.8 प्लस 15.9 कितना हो जाएगा भाई? $18.7 हो गया किलो कैलोरीज। हीट कंटेंट ऑफ पूरा रिएक्शन होगा, हीट कंटेंट ऑफ हाइड्रेशन। मतलब हीट इजी है ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देने का। तो ऐसे 2-3 सम और हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये सम अच्छे से देख लो पहले। हम लोग ने क्या किया? ये हम लोग को पूरा रिएक्शन दिया था। अभी हम लोग को रिएक्टेंट दिया था, प्रोडक्ट का हीट दिया था। तो अभी हम लोग को ये रिएक्शन तो मालूम है, तभी ये हुआ रहेगा। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हम लोग ने कर लिया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 C6H10 और C6H12 at 25 डिग्री सेल्सियस आर एस फॉलोस। तो हम लोग को ये कुछ वैल्यूज दी गई है इन किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, इस
क्वेश्चन में सबसे पहले दिया क्या गया वो लिख लेते हैं। हर एक का हीट ऑफ कंबशन दिया है ना। अगर हीट ऑफ कंबशन दिया तो पहले हम लोग कंबशन के लिए जरूरी क्या है, ऑक्सीजन, तो सबसे पहले वो लिए रिएक्शन लिख लेते हैं। H2 प्लस इसका डेल्टा एच कितना दिया है, -241। इसको इक्वेशन आप 1 दे दो। इसके बाद क्या दिया है, साइक्लोहेक्सीन, सॉरी ये साइक्लोहेक्सीन पूछा है। ये क्या दिया भाई, C6 6CO2 प्लस 5 H2O। देखो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन बैलेंस करना है ना हम लोग को, तो 6CO2 हो गया यहाँ पे। जितने कार्बन रहेंगे उतने डायरेक्ट CO2 निकाल देने का। तो कितना हो गया, 12 और 5 17, मतलब 17/2। ठीक है, ये हम लोग का इसका डेल्टा एच कितना दिया है, -3800। इसको इक्वेशन 2 दे दो। इसके बाद थर्ड क्या दिया भाई, इसको दिया C6H12 प्लस O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O, मतलब कितना हो जाएगा, 12 और 6 18 मतलब 9। समझ गया। इसका डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, -3920 किलो जूल। ठीक है, इसको इक्वेशन 3। अभी हम लोग को डिजायर रिएक्शन कौन सा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब C6H10 प्लस H2 गिव्स C6H12। इसको चाहिए ना मेरे को, क्योंकि हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन गेट कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नाउ अगर मैं देखूं कि ये वाला मेरे को इस साइड चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को हम लोग ने इन्वर्ट कर दिया तो क्या मिला मेरे को, H2O gives C6H12 प्लस 9O2। इक्वेशन 4 मिला। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ और फिर इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं, तब हम लोग को बराबर मिल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडिंग 1 and 2। अच्छा, अगर मैंने इसको इन्वर्ट किया था तो ये भी तो इन्वर्ट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3920। इसको मैंने इन्वर्ट किया तो क्या मिला मेरे को, इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला मेरे को, C6H10 प्लस 17/2 और 1/2 मतलब 18/2 हो जाएगा ना, मतलब 9O2। H2 गिव्स क्या दे रहा है भाई, क्या दे रहा है इन दोनों में, 6CO2 और 6H2O, 6CO2 प्लस। ठीक है, तो अगर ये दोनों मैंने ऐड किया तो ये दोनों भी ऐड करना पड़ेगा ना, ये लोग का वैल्यू, तो माइनस कितना हुआ देखो भाई, 1404 -4041 हो जाएगा। नाउ अभी मैंने क्या बोला कि इक्वेशन मेरा क्या मिला, फिफ्थ मिला। ये इक्वेशन फिफ्थ को मैं क्या कर रहा हूँ, इससे माइनस कर दे रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट। फोर्थ और फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या मेरे को मिला, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ये हम लोग को पूरा मिलेगा ना, C6 9O2 प्लस H2 गिव्स क्या दे रहा है, C6H12 प्लस 9O2
प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। तो एक्सेप्ट टू थिंग्स एवरीथिंग विल गेट कैंसल। जैसे कि 6CO2 गेट कैंसल विथ 6CO2, 6H2O 6H2O, 9O2 9O2, because they are in opposite side, no, they are in opposite side, so we are left with C6H10 plus H2 get converted into C6H12 प्लस, नहीं यही बचेगा बस ना। अगर मैं ये दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो ये दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा ना मेरे को, इसको और इसको। तो देयरफॉर -4041 प्लस 3920। समझ गया ना? तो कितना हो गया भाई? देखो कितना हो गया। तो इन दोनों को क्या हो गया भाई? 4041 है, सॉरी, ठीक है ना। माइनस करो इसको, देखो माइनस करके आंसर लिख लेना पूरा, ठीक है। तो हम लोग ने इस तरह के 2 सम सॉल्व कर लिए। तो अभी हम लोग को कोई भी सम दिया रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग को फाइनल इक्वेशन तक पहुंचना है और उसको हम लोग को सम सॉल्व कर देना है। तो एक सम 2 सम और दे देता हूँ आपके लिए, होमवर्क के लिए कर लेना आप लोग, ठीक है। तो 2 सम हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो ये दोनों हम लोग को क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ ग्राफाइट इनटू डायमंड व्हेन हीट ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड एंड ग्राफाइट आर इज रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग को क्या बोला है कि ट्रांजिशन ग्लास ग्राफाइट और डायमंड के ट्रांजिशन में कितना हीट इवॉल्व हो रहा है और दोनों का हम लोग को वैल्यू दे दिया है, ठीक है, कंबशन का। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक बेसिक हिंट दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना या फिर अगले लेक्चर में मैं सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले ग्राफाइट है, ग्राफाइट भी तो कार्बन है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बन रहा है। डायमंड भी तो कार्बन ही है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनेगा। तो O2 गेट कैंसल, CO2 से O2 गेट कैंसल, बचेगा कार्बन और कार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में लिख लेना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट वाला ये रहेगा, रिएक्टेंट वाला ये रहेगा, ठीक है। सेम इसमें भी यही दिया है। तो हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ CuSO4 इन H2O। तो CuSO4 H2O में डिसॉल्व हो रहा है, तो इसमें हम लोग को क्या मिला है? Cu2 प्लस मिलेगा, SO4 माइनस मिलेगा। दोनों की वैल्यू दी गई है और हम लोग को SO4 का कैलकुलेट करना है। तो ये भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। कितना सॉल्व हो जाएगा? ये सॉल्व करना नहीं आएगा तो अगले लेक्चर में मैं सॉल्व कराऊंगा इसको। और अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी और हेसेस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाएंगे। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद एक ही चीज़ बचता है, थर्ड लॉ, ठीक है। तो मतलब चैप्टर हम लोग को 2 या 3 और हम लोग को वीडियोस लगेंगे, हम लोग को कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना सॉल्व करो, इतना सॉल्व करो, अच्छे से अपने टेक केयर करो, स्टे इन होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड डू लाइक टू शेयर एंड सब्सक्राइब।